और चलिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा पहली जो चर्चा है वो आज बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि हम समझ सकें कि आखिर किस तरह से जो आपका निवेश है उसमें बेहतरी जो है वो ख़ास तौर पे लार्ज कैप फंड और जो इसमें निवेश की रणनीति है उसे किस तरह से कर सकते हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सुरेश सोनी साहब जुड़ चुके हैं जो कि सीईओ हैं बड़ौदा बीएनपी परिभाष म्यूचुअल फंड के। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हमें यही बताएं कि ये जो रणनीति होती है जब हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की, इसमें जब हम खास तौर पर किसी के मन में जब पहला सवाल आता है वो यही है कि साहब ये पूरा फंडा क्या है, किस तरह से निवेश की इसमें रणनीति अपनाई जानी चाहिए और बेसिक्स क्या हैं जिन पर फोकस करना चाहिए। श्योर, धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपके थ्रू व्यूअर्स से भी। लार्ज कैप फंड जैसा आप समझेंगे नाम से ही, इसमें हम लोग बड़ी कंपनीज में निवेश करते हैं, रियल ब्लू चिप्स में निवेश करते हैं। ऐसी कंपनी जो वेल स्टेब्लिश्ड है, जो अपने सेगमेंट की लीडर्स हैं और जो काफी टाइम से बाजार के अंदर है, वेल रिस्पेक्टेड है, जिन्होंने अच्छा नाम कमाया है, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में आप बेसिकली बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ये अपने सेगमेंट के लीडर होते हैं, इसलिए इनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी परफॉर्मेंस आती है, वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं रहती है। सो ये जो सेगमेंट है, ये एक तरीके से उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट लीडर्स के अंदर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं। और मेरा ऐसा कहना है कि हर एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट जरूर से इस सेगमेंट में डालना चाहिए। सुरेश सर, जब हम देखते हैं कि हर गुजरते महीने के साथ म्यूचुअल फंड के जो डेटा आते हैं वो एक नया कीर्तिमान बनाते हैं, उसमें भी हम लार्ज कैप को देखें तो जुलाई की अगर हम खास तौर पे बात करें तो 50% जो लार्ज कैप स्कीम्स हैं उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब जब इस तरह की माइलस्टोन अचीव हो या इस तरह का पड़ाव अचीव होता है तो एक निवेशक के मन में बहुत सारे प्रश्न उठना लाजमी है। ऐसे में जब इस तरह के किसी बेंचमार्क को कोई फंड बीट करता है या कोई कैटेगरी बीट करती है, तब फिर क्या निवेश में बदलाव होना चाहिए, रणनीति में तौर तरीकों में कुछ बदलाव होने चाहिए? आप मेरे हिसाब से किसी भी फंड को एक महीने की परफॉर्मेंस देखना बहुत छोटी बात है। सो ये एक अच्छी चीज है कि पिछले महीने में उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, बट ज्यादा करके को देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस फंड ने ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स उसने आउट परफॉर्म किया है इंडाइसेस को। तो इस मामले में आप देखेंगे कि ज्यादा करके जो एक्टिव फंड कैटेगरी है, एक्टिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी, उसके वेल मैनेज फंड्स ने काफी आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क्स को। अगर आप हमारा खुद का लार्ज कैप फंड देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंडाइसेस से सिग्निफिकेंटली बेटर रही है। ठीक है, अगर अगर सर स्पेसिफिक होके मैं आपसे सवाल करूं आपके खास फंड की, आपके लार्ज कैप फंड की, तो बताएं कि उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से जो है वर्क करता है और मार्केट के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से किस तरह की उसका नेचर है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये लार्ज कैप फंड है, इसलिए ऑब्वियसली कैटेगरी लीडर्स के अंदर या लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ज्यादा एलोकेशन रहता है। तो अगर आप हमारे फंड को देखेंगे तो करीब 80% से अधिक जो फंड का पैसा है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में रहता है। 10 to 15% के आसपास हम लोग जो है मिड और स्मॉल कैप के अंदर एक्सपोजर लेते हैं। और बैलेंस 4-5% जो है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन थोड़ा बहुत कैश रहता है फंड के अंदर। पर ज्यादा झुकाव जो है वो इंडस्ट्री लीडर्स के अंदर में और लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में इस फंड के अंदर रहता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसी देखिए लार्ज कैप कैटेगरी जो होती है ना, ये कैटेगरीज के अंदर में हम लोग दोनों चीजें देखते हैं, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, बट एट द सेम टाइम इक्वली इंपॉर्टेंटली हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक कॉल्स भी लेते हैं। अगर आप मिड और स्मॉल कैप सीरीज में जाते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। लार्ज कैप के अंदर में चूंकि आप लीडिंग कंपनीज को ढूंढ रहे हैं तो आपका फोकस दो स्टेज पे रहता है। पहली स्टेज रहती है कि आप कौन से सेक्टर्स में एलोकेट करना चाहते हैं अपना पैसा, और उसके बाद में सेकंड स्टेज पे आप देखते हैं कि उन सेक्टर्स में से कौन से स्टॉक्स आप सिलेक्ट करते हैं।
तो इसमें अलोकेशन इनटू सेक्टर्स एज वेल एज सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, दोनों जो एरिया है वैल्यू एडिशन के रहते हैं, तो हम दोनों चीजों पे फोकस करते हैं इसके अंदर में। तीसरी चीज मैं अगर आपको कहूं तो हमारी एक जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो बड़े सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका हमारा प्रिंसिपल होता है BMV। मतलब क्या हुआ, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट एंड वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन। तो बिजनेस अच्छा होना चाहिए, हमें मैनेजमेंट पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और साथ में हम ऐसे भाव पे खरीदे या ऐसे वैल्यूएशन पे खरीदे जिससे कि हमें अपसाइड की ज्यादा संभावना रहे कंपेयर टू रिस्क के। तो ये हमारे टिपिकल फिल्टर होते हैं। उसके बाद में हम जो है सेक्टर एलोकेशंस देखते हैं और फिर बाद में स्टॉक सिलेक्शन देखते हैं। ठीक है, बहुत बेहतर बात की है। और इस पूरे जवाब में आपने बाजार का भी जिक्र किया। 2023 को अगर हम अब तक देखें, बाजार ने भी बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए, और एक तरह का करेक्शन भी हमने देखा। एक दौर में हमने देखा म्यूचुअल फंड के मामले में जो कई सारे फंड्स थे जो बहुत बेहतर कर रहे थे, वो बाजार ने थोड़ी करवट ली, तो लंबे वक्त तक उसमें भी एक रिव्यू करने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में अभी के बाजार को अगर आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे देखें, एक विश्लेषक के तौर पे देखें, तो किस तरह से देखते हैं और यहाँ फिर किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए? क्या किसी खास रिव्यू की आवश्यकता है? तो देखिए, अगर आप बाजार की बात करते हैं तो हमारा बाजार इस वक्त अराउंड 19.5 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग पर चल रहा है। अगर आप निफ्टी का वैल्यूएशन देखें, हमारा एवरेज वैल्यूएशन अराउंड 18.5 के आसपास रहता है, तो हम करीब करीब एवरेज वैल्यूएशन के आसपास चल रहे हैं। आप बोल सकते हैं उससे एवरेज वैल्यूएशन से 5-7% हमारा अभी हायर वैल्यूएशन है ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर आप लेकिन दूसरी तरफ डिविडेंड यील्ड देखें तो हमारी डिविडेंड यील्ड एवरेज से ज्यादा है। सो नॉर्मली एवरेज जो मार्केट की डिविडेंड यील्ड रहती है उससे थोड़ी सी ज्यादा डिविडेंड यील्ड हमें मिल रही है। सो मोटा मोटी ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हैं कि मार्केट इज अराउंड इट्स एवरेज वैल्यूएशन। तो ये कभी कभी हेडलाइंस आती रहती है कि मार्केट हैज टच्ड अ न्यू हाई, इंडाइसेस आर इन अ न्यू जोन। रियलिटी इज कि मार्केट वैल्यूएशन थोड़े रिजनेबल हैं। उसके अलावा हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इंडिया फिर से इस बार लगातार तीसरे साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बनेगा। हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी या हमारे रिजल्ट्स आप फर्स्ट क्वार्टर के देखेंगे तो काफी अच्छे आए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का जो मोमेंटम है, गति है, आप किसी भी तरीके से देखें, आप भले जीएसटी कलेक्शन देख ले या आप ऑटोमोबाइल सेल्स देख ले या उसका वेटिंग पीरियड देख ले, उन सब से लगता है कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। सो ओवरऑल हमारा मानना है कि ये समय जो है ये निवेश करने का है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू से। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई अभी निवेश करके 2-3 महीने में पैसा बन जाएगा, तो वो गलत अप्रोच होगी। आप 3 से 5 साल के व्यू के हिसाब से आप देखिए और उसके हिसाब से आप फिर बाद में अपने फंड्स में इन्वेस्ट करिए। सर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप रोशनी जो डाल रहे हैं वो वाकई जो इन्वेस्टर है, जो आम लोग हैं, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जब भी हम शो ओपन करते हैं तो बहुत सारे दर्शकों की एक बड़ी संख्या ऐसी होती है जो बहुत सी चीज़ों के बारे में जो उनको बेसिक्स नहीं पता होती हैं, और मेरे ख्याल से ये जो आपकी पूरी बातचीत है और विश्लेषण है ये उनके बहुत ही काम आएगा। और जो लोग भी ये शो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आपने कोई बात मिस कर दी है तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी जाके इस पूरी चर्चा को फिर से जाकर देख सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं। सर, अगर आपके फंड को देखें तो उसमें बैंकिंग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मौजूदा हालात में बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी नज़रिया बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो आरबीआई की भी चिंता बढ़ा रही है, सरकारों की भी चिंता बढ़ा रही है, और उन सब में एक बहुत बड़ी कड़ी बैंक्स। तो बैंकों के लिए हमारा ऐसा मानना है कि देखिए 3 चीजें हैं बैंकिंग के अंदर में। बैंक पैसा कैसे बनाते हैं? एक तो कि लेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका जो लोन पोर्टफोलियो वो ग्रो अच्छे से करना चाहिए। अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है पिछले 10 साल में सबसे अधिक आंकड़े पर है। 15 से 16% आप ग्रोथ देख रहे हैं बैंक क्रेडिट के अंदर में, इवन आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक मर्जर का। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि बैंकों की बैलेंस शीट काफी अच्छे स्टेज में है, एनपीए क्लीन अप हो चुकी है। और तीसरा ये है कि ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है और क्रेडिट क्वालिटी जो बैंक्स की है वो अच्छी है। तो और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बैंक्स के होते हैं वो सारे काफी अच्छे दिख रहे हैं।
सो मार्जिन्स ठीक है, बैलेंस शीट क्वालिटी अच्छी है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बैंक्स के अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए हमें बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल वेल पोजीशन लगता है। उसके अलावा सिलेक्टिवली एनबीएफसीज भी हमें अच्छी लगती है इस एरिया। कोई एक ऐसा सेक्टर अगर हम बात करें जहां पर आपको लगता है कि अ, आने वाले समय में जो है वो और ज़्यादा बेहतर संकेत मिल सकते हैं और मतलब उसमें बहुत अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर देखूं तो आईटी पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपके नज़रिए से आपके विश्लेषण के लिहाज से कोई ऐसा सेक्टर जिस पर खास निगाह रखनी चाहिए? तो अगर मैं एकदम संक्षेप में बताऊं आपको, तो हम लोग ट्रिपल सी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। 3 C's आई वुड से। 1 C आई सेड इज क्रेडिट, कि क्रेडिट एरिया जो है हमें अच्छा लगता है, इसलिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अच्छा लगता है। दूसरा सी अगर मैं बोलूं तो वो है कैपिटल गुड्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग, आपने अगर देखा हो कुछ टाइम से, तो भारत सरकार का काफी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, वेदर इट इज रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। तो इसलिए वो सेगमेंट के अंदर में भारत सरकार पहले से निवेश कर रही है। पर इसके साथ में अच्छी न्यूज ये है कि कॉर्पोरेट इंडिया भी अभी इन्वेस्ट करने लगा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से, प्राइवेट कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर प्लेयर की तरफ से, दोनों होने से हमें अभी कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर में काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं ग्रोथ के। और तीसरा अगर सेक्टर में आपसे बात करूं तो वो हमें लगता है कंजम्पशन। जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ओवरऑल हमें दोनों अपॉर्चुनिटी दिखती है, बोथ न्यू कंज्यूमर्स के आने की और एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स के प्रीमियमाइजेशन में, या ओवरऑल कैटेगरी माइग्रेशन कर कर प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदने में। सो दोनों जगह हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। सो ट्रिपल सी मीनिंग क्रेडिट, कैपेक्स एंड कंज्यूमर, दोज आर द 3 थीम्स, और उससे जुड़े हुए सेक्टर हम पसंद कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि एक ऐसे समय पर जबकि विश्व के बाजारों में या विश्व की इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट स्लो डाउन कर रहे हैं, फोकस जो है हमारा ज्यादा करके डोमेस्टिक सेक्टर पर या डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज्यादा है। थोड़ा सा हमें क्रिटिकल भी होना पड़ेगा क्योंकि आपने ग्लोबल इकोनॉमी का जिक्र किया, वहाँ से जो क्यूज़ मिल रहे हैं उसका क्या असर पड़ता है वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन फिर भी एक एक ख़ास नज़रिया अगर हम कुछ चिंताओं की बात कर लें, कंसर्न्स की बात कर लें, तो वो आपको क्या दिखता है बतौर एक्सपर्ट? सो कंसर्न्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई कंसर्न नहीं होती। मार्केट में हमेशा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे। कंसर्न्स के लिए एक यही है कि आप लोगों ने अगर देखा है तो पिछले महीने 2 महीने के अंदर में वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने थोड़ी सी वापस से रेट्स बढ़ाना चालू किया है। 3 सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 2 महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई है। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स जो है वो 40 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं 10 ईयर के अंदर। और इंडिया का इन्फ्लेशन भी अभी हमको, अगर आप कल के आंकड़े देखें तो थोड़ा हाई आया है। सो एक इकोनॉमी के अंदर जो विश्वास पहले आ गया था कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गई है, यहाँ से और ज्यादा रेट नहीं बढ़ेगी, वो थोड़ा सा विश्वास जो है वो जरा हिला है। और ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को थोड़े और टाइम तक टाइट रखेंगे। सो एक वो थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके अलावा क्या है कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि चाइना के की इकोनॉमी में काफी दिक्कतें आ रही है, तो उसकी वजह से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है बहुत सारी ग्लोबल कमोडिटीज में, उसका कुछ ग्लोबल कमोडिटीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। उसकी वजह से आप, अगर आपको मैं पहले भी बोलूं तो हम इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो का टिल्ट जो है वो थोड़ा डोमेस्टिक रख रहे हैं, इंटरनेशनल रखने के बजाय। ठीक है। एक चीज़ और सर, अगर हम बीएनपी परिभाष की बात करें, कोई भी जब नया निवेशक आपसे जुड़ना चाहता है तो वो आप उसको क्या चीज़ें ऑफ़र करते हैं रिसर्च के लिहाज से या उसके बेहतर आने वाले कल के लिहाज से, किन चीज़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा होता है? देखिए, पहला चीज तो अगर मैं एकदम संक्षिप्त में बताऊं तो एज अ फंड हाउस हम लोग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड लेकर आते हैं। बीएनपी पारिबास एक लीडिंग एसेट मैनेजर है ग्लोबली और बहुत रेस्पेक्टेड है, काफी लंबे टाइम की उनकी लीगेसी है वो। और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, बहुत रेस्पेक्टेड है, 100 साल से अधिक की लीगेसी है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ में आकर ये म्यूचुअल फंड जो है वो खड़ा किया है।
हम लोगों ने काफी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट टीम तैयार करी है, काफी अच्छे हमारी प्रोडक्ट रेंज है। आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे तो काफी कॉन्फिडेंस आएगा उस पर। सो आप और उसके अलावा आई थिंक फंड हाउस के अंदर में प्रोडक्ट्स के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक तो कि इस फंड हाउस के पीछे कौन है, और दूसरी इस फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रोच अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो मैंने कहा था बीएमवी, बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशंस, बहुत क्लियर कट हमारी डिफाइंड प्रोसेस है, और उसी के तहत हम लोग इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि अच्छे से अच्छे नतीजे आए इन्वेस्टमेंट के ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक है। अब ऐसे में अगर हम इन्वेस्टर्स के लिहाज से समझना चाहें तो क्या अ, उसका जो मन है वो भी टटोलना बड़ा आवश्यक है। और कई बार हम देखते हैं कि लोगों को बहुत सी चीज़ें आकर्षक तो लगती हैं, लेकिन एक नज़रिया जो है वो बहुत स्पष्ट ना होने की वजह से अक्सर लोग निवेश की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन अक्सर उसे या तो बीच में छोड़ देते हैं या उसमें एक तरह की फंसे रह जाते हैं। ऐसे निवेशकों को किस तरह की सलाह होगी आपकी? देखिए, बाजार में अगर पैसा बनाना है, सबसे पहली चीज तो आप ये देखिएगा कि इंडिया में आपको अगर पैसा बनाना है और इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना है तो इससे अच्छी कोई कोई तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट से अच्छा। अगर आप देखिए पिछले 20 साल का ऑन एन एवरेज बैंक डिपॉजिट का रेट भारत में रहा होगा 7 से 7.25% के बीच में। और अगर आप पिछले 20 साल का रिटर्न देखें तो लार्ज कैप इंडेक्स का रिटर्न भी 16% के आसपास रहेगा। सो कम से कम आप देखिएगा तो फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस के कंपैरिजन में इक्विटी का रिटर्न जो है करीब करीब 2 गुना रहा है लंबे वक्त। अगर आप 10 साल देखें तो भी करीब करीब सिमिलर स्टोरी प्ले आउट करेगी, लंबा करेंगे तो भी सिमिलर। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आप इसको थोड़े लंबे समय तक निवेश में रखें। अगर आप बार बार इन आउट करने की कोशिश करेंगे या फिर बहुत अधिक टाइमिंग की कोशिश करेंगे तो ये स्टॉक मार्केट में अच्छे से काम नहीं करता। To benefit from compounding, to benefit from market performance, you have to stay invested. अगर आप मार्केट में ही नहीं रहेंगे तो आप फिर जो मार्केट की गेन से कोई फायदा उठा नहीं सकेंगे। और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कंपाउंडिंग का आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर। अगर आप देखिएगा, अगर आपने इसी एसेट क्लास में पैसा डाला है जहां पे कि 7% सालाना रिटर्न है तो 20 साल में आपका पैसा 4 गुना बढ़ेगा। लेकिन उसकी जगह आपने ऐसा डाला है जिसमें कि 16 या 18% रिटर्न करीब बैठे तो वही 20 साल में आपका पैसा 8 से 10 गुना हो जाएगा। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट आउटकम पर, डिपेंडिंग अपॉन आपने पैसा कहाँ डाला है और आप कितने वक्त तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मार्केट्स में एक ही प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग टर्म रिटर्न 16-17% आपको दिखता है, लेकिन मंथ ऑन मंथ और ईयर रिटर्न कभी 16-17% नहीं होगा। या तो वो 25-30% होगा या कभी किसी बुरे साल में हो सकता है जीरो रहेगा, कभी नेगेटिव भी रहे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए, एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करिए और आराम से अपने पैसे को बढ़ने का मौका दीजिए। कही, और ये बहुत ज़रूरी है और बार बार कहा भी जाता है कि धैर्य बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही आपको किसी भी तरह से इम्पेशेंट नहीं होना है। किसी भी तरह की अगर आपको नेगेटिविटी भी दिख रही है तो वहाँ भी थोड़ा इंतज़ार आपको करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे है, आपने रिटर्न का जिक्र किया, क्या पैमाने हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं? क्योंकि जब कंज्यूमर की बात आएगी तो वो सबसे पहले रिटर्न ही देखेगा। ऐसे में उस निवेशक को, उस कंज्यूमर को किस तरह से अपने रिटर्न को लेकर चीज़ों को लक्षित करना चाहिए? तो देखिए, जो भी पैसा आपका लॉन्ग टर्म के लिए है या जो आप थोड़े लंबे समय तक रख सकते हैं वो पैसा आप बाकायदा आप इक्विटी में डालिए। अगर आपका टाइम होराइजन समझिए 5 साल के ऊपर है तो इक्विटी फंड चूज करिए। अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल के आसपास का है तो बैलेंस फंड लीजिए। और अगर उससे छोटा टाइम होराइजन है तो आपको डेट फंड या बैंक डिपॉजिट्स वगैरह कंसिडर करने चाहिए। सो पहली चीज आप हमेशा ये आइडेंटिफाई करिए कि भाई मैं कितने समय के लिए पैसा डाल रहा हूँ और किस पर्पज के लिए डाल रहा हूँ। अगर वो चीज क्लियर हो जाती है ना, उसके बाद आप फिर बाद में वो पैसे के साथ उतने पेशेंस से रह पाते हैं। अगर आपको पैसा शॉर्ट टर्म में जरूरी है, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि स्टॉक मार्केट को उसके लिए मत देखिएगा। स्टॉक मार्केट में वही पैसा डालिए जिसको आप कुछ टाइम तक धैर्य के साथ
लगा के रख सकते हैं। देखिए, मार्केट में सफल होने के लिए आपको एक व्हाट आई कैन से इज बाइफोकल अप्रोच चाहिए। बाइफोकल जैसे चश्मे होते हैं कि शॉर्ट टर्म तो आपको सर्वाइव करना पड़ता है, तभी जाके आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। सो जो पैसा आपका लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसमें आप 5 साल से अधिक निवेश करके रख सकते हैं, वो पैसा बाकायदा आप इक्विटी फंड्स में डालिए। कुछ एलोकेशन बैलेंस फंड में कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है एक बड़ा स्टेडी व्हीकल रहता है। और अगर आपके पास लंप सम नहीं है तो आप एसआईपी करिए, और वेट मत करिए कि आपको भाई 10,000 रुपए महीने की एसआईपी होगी तो ही शुरू करेंगे। आप 2,000 से शुरू करिए, 1,000 से शुरू करिए, आप इवन 500 रुपए से शुरू करिए। लेकिन शुरुआत करना जरूरी है और रेगुलर इन्वेस्ट करना जरूरी है। उसके बाद में आपका पैसा अपने आप बढ़ेगा। पर स्टे द कोर्स, डोंट ट्राई टू टाइम इट एवरी नाउ एंड देन। बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कांट डू इट। बिल्कुल, बहुत बेहतर चर्चा रही सुरेश सर आपके साथ। और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सारी बातें सुरेश जी ने बताई हैं, इनको आप एक तरह से गांठ बांध कर रख लीजिए। बहुत सी अहम गुरु ज्ञान कह लीजिए, इससे आपको मिलेगा और आपको बेहतर निवेशक बनने में भी मदद मिलेगी। और इसके साथ ही चाहे पोर्टफोलियो की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, या एक जागरूक इन्वेस्टर के नज़रिए से भी ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में काम आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेश सर हमसे जुड़ने के लिए और इस बहुत ही शानदार बेहतरीन विश्लेषण के लिए। हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।